राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका हम क्विक रिकैप देखेंगे। इसमें हम रिवाइज करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, वही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स गोज़ टू जे थॉमसन एंड ई गोल्डस्टैम रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि ये क्रेडिट उन लोगों को दिया जाएगा, मतलब जिन्होंने कि क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया। वो कौन थे? पहले थे जे थॉमसन ने और उसके बाद ई गोल्डस्टेन ने। ओके, जे थॉमसन proposed that electrons are embedded in a positive sphere। जे थॉमसन ने क्या बताया था कि एक पॉजिटिव स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड यानी कि अंदर होते हैं। उनका कोई प्रॉपर वे नहीं है या कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। वो बस जस्ट लाइक अ वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं उसी तरह से वो वाटरमेलन लुक्स लाइक पॉजिटिव स्फेयर, एंड उसके अंदर जो सीड ब्लैक सीड होते हैं जो एकदम प्रॉपर वे में होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रहता है और वो पूरा स्फेयर पॉजिटिव रहता है। इस तरह से उन्होंने बताया था। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद ये जो उनका मॉडल था वो जो आगे साइंटिस्ट ने स्टडी की वो उनके लिए सही नहीं बैठ रहा था। तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट किया। उससे उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया। रदरफोर्ड मॉडल of atom proposed that a very tiny nucleus is present inside the atom and electrons revolve around the nucleus. The stability of the atom could not be explained by this model. Okay, तो उन्होंने ये बताया कि एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ये तो उनने बताया, लेकिन उसके बाद भी उनने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाए कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ऑर्बिट बताया, उसके अराउंड घूमते हैं। फिर नील बोर्स मॉडल आया एटम्स का, जो कि सक्सेसफुल रहा। ठीक है ना। ही proposed that electrons are distributed in different shells with discrete energy around the nucleus. If the atomic shells are complete, then the atom will be stable and less reactive। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, जो नील बोर थे उनका मॉडल सक्सेसफुल था। इसमें उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, और यदि पूरा ऑर्बिट कंप्लीट है, यानी कि वो किस तरह से था, 2 8 यानी 2n² से हमने पढ़ा हुआ था कि अरेंज होते हैं 2n² के अकॉर्डिंग। यदि ये पूरा कंप्लीट है, यानी लास्ट में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि वो कंप्लीट है तो वह सबसे ज़्यादा, वह एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, वह एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और वो लेस रिएक्टिव भी होगा, यानी उसका रिएक्शन जो होगा किसी अदर एलिमेंट के साथ वो लेस कम होगा। जे चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom. So 3 subatomic particles of an atom are electrons, protons and neutrons। फिर आए जे चैडविक, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा भी उतने ही नंबर में, उतनी ही संख्या में
दूसरा भी एक सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि उन्होंने कहा न्यूट्रॉन्स। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन नाम रखा है। इस तरह से उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल 3 बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, protons are positively charged and neutrons have no charge। यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। The mass of an electron is about 1/2000 times the mass of an hydrogen atom। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/2000 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम के मास के। द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उन दोनों का मास कैसा होता है, एक एक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट shells of an atom is designated as KLMN and so on। तो उनके शेल को हमने स्टार्ट किया था KLMN से, ठीक है ना। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। यानी वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी की किसी अदर एटम से वो किस तरह से कंबाइन करेगा। द एटमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। जो एटमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटमिक नंबर होगा। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। न्यूक्लियॉन से मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली यानी कि एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है, तो उनके नंबर के इक्वल होता है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर। यानी कि सेम एलिमेंट के अलग अलग जो मास नंबर होते हैं उन्हीं को आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार्स कहते हैं आर द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका मास नंबर सेम होता और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता वो आइसोबार होते हैं, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग अलग होता है वो आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, जितने उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर का एक क्विक समरी। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।